हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जंगिल। अपना जो एक क्रम चला था, स्टार्टिंग अपने जो किया था, शुरू किया था अपने ऑनलाइन क्लासेज, बीच में किसी कारणवश उसको क्या करना पड़ा था, रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो अब उससे उन्हीं क्लासों को अपन पुनः से चालू कर रहे हैं और जहाँ पे अपन ने छोड़ा था उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपना जो उस समय चैप्टर चल रहा था भारत में, जो भारत का भौतिक भाग, उसमें उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान अपन पढ़ रहे थे। उत्तर के विशाल मैदानों के अंदर अपन ने सिंधु का मैदान पढ़ लिया, सिंधु नदी का मैदान। ठीक है, सिंधु नदी का मैदान पढ़ लिया। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था जैसे बिस्ट, बारी, ये जो दोआब है, इसके अंदर 4-5 दोआब पाए जाते हैं, वो सारे अपन पढ़ चुके हैं। अब इस उत्तर के विशाल के मैदान में सिंधु नदी के बाद में दूसरा जो मैदान आता हुआ है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से क्या निर्मित है, गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। अब गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। अब देखिए इसके अंदर, गंगा के अंदर जो गंगा का जो भाग है, इसके अंदर लगभग अपना जो लगभग का भाग आ गया, जैसे मान लो उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे राज्य में गंगा के मैदानों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसी प्रकार अगर गंगा के मैदान की ओर अपन बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की बात करेंगे तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में इसकी क्या चौड़ाई। तो 1400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर क्या है चौड़ा, और साथ में 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना, 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये गंगा का मैदान जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती है, स्थलाकृतियां पाई जाती है, उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार बता रहा हूँ स्थलाकृतियां। तो स्थलाकृतियों के अंदर जैसे मान लो भापर है, खादर है, बांगर, तराई, भूल, इस प्रकार की विशेष प्रकार की संरचनाएं इसमें पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सारी गंगा के मैदानों के अंदर आपको मिलेगी। तो अगर बात करें अपन इसकी पढ़ाई की दृष्टि से, तो गंगा के मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा के मैदान को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3। इसमें पहला भाग आ जाएगा इसका ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंदर पहला इसका भाग है। अब इस भाग के अंतर्गत क्या जाएगा, देखो इसमें एक तो आएगा गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब एक ये क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा क्षेत्र इसमें आ जाएगा रुहेलखंड, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है इसको बोलते हैं रुहेलखंड। नंबर 3 जो है वो आ जाएगा आपका आगरा का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है ना, आगरा क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। कौन से मैदान में शामिल किया गया, ऊपरी गंगा के मैदान में इसको शामिल किया गया है। ठीक है,
इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई वो है आपकी 100 से 300 मीटर तक है। ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, समुद्र तल से लगभग 100 से 300 मीटर के लगभग क्या है, ऊंचा है। इसके अलावा इस भाग में कौन कौन सी नदी बहती है, देखो इसमें गंगा, यमुना, काली नदी, काली नदी को कहा जाता है शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा नदी भी कहते हैं। और अभी हाल ही के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक सीमा को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है ना, बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या हुआ था भाई, सीमा को लेकर विवाद था। और सीमा का विवाद किससे संबंधित था, सीमा का विवाद जो है वो किससे संबंधित है, किसी काली नदी या शारदा से संबंधित है। कि काली नदी जो है, ये काली नदी भारत और नेपाल की क्या बनाती है, सीमा, इसकी सीमा पर बहती है। तो इसके उद्गम स्थल को लेकर बांग्लादेश और भारत जो है आमने सामने हो गए कि बांग्लादेश वाले एक क्षेत्र को अपना बताते कि हमारे बांग्लादेश में, सॉरी नेपाल में है, और भारत वाले इसको अपना बताते। तो काली नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा को अलग करती है। तो गंगा नदी होगी, गंगा नदी के साथ भी यहाँ पर यमुना नदी बहती है, काली नदी बहती है, काली नदी के साथ साथ यहाँ पर रामगंगा, और घाघरा, ये नदियां जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से बहती है। तो इन नदियों के आसपास वाला भाग जो है इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो भारत के जो सबसे उपजाऊ मैदान है, उन सबसे उपजाऊ मैदानों के अंदर एक नाम आता है आपका ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ पर कपास, गेहूं, गन्ना, ठीक है, मक्का आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक। और अपने भारत में यदि एक हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति के अंदर सर्वाधिक फायदा जो है इसी क्षेत्र को मिला था, गंगा का जो ऊपरी मैदान है, इस भाग को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला था। ठीक है भाई, फिर देखो दूसरा आ जाएगा आपका मध्य मैदान। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा के मैदान के अंदर कौन कौन सा भाग है, इसमें आ जाएगा एक तो मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया, और दूसरा आ गया बिहार। इन दो क्षेत्रों को मध्य गंगा के मैदान में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बिहार के अंदर जो पटना और मुजफ्फरपुर है इसको शामिल इसमें किया गया है। और भारत और नेपाल की सीमा पर ये लगभग स्थित भाग है। इसमें जलोढ़ों का मोटा जमाव पाया जाता है, जलोढ़ों का मोटा जमाव पाया जाता है। ठीक है, मोटा जमाव पाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी भूड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं अभी, भूड़। भूड़ क्या होता है, विशेष प्रकार की आकृति होती है तिलेनुमा, जो क्या होती है अनुपजाऊ होती है थोड़ी। यहाँ पर भूड़ का क्या होता है, अभाव होता है। मतलब मध्य गंगा के मैदानों में जलोढ़ों का जमाव ज्यादा है, जबकि भूड़ जैसी आकृति है वो क्या बहुत ही कम मिलती है, जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं इसके अंदर। इसके अंतर्गत और क्या मिलता है यहाँ पर, इसमें विशेष प्रकार की भौगोलिक आकृतियां जैसे तटबंध है, तटबंध प्राकृतिक तटबंध होते हैं, नदी के तट के ऊपर अपने आप पर प्राकृतिक रूप से उसका बांध बन गया, एक तरह से तटबंध होते हैं। इसके साथ में यहाँ पर गोपुर झील पाई जाती है, गोपुर झीलें। गोपुर झील का पता है ना, गाय के खुर जैसी झील, गाय के खुर जैसी। ठीक है, गाय के खुर जैसी जो झीलें होती है उसको क्या कहते हैं, गोपुर झील बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
और कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे एक होता है चोर। चोर चोर किसको कहते हैं? ये एक दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि। तो इस प्रकार की विशेष आकृतियां जो है मध्य गंगा के मैदान के अंदर मिल जाती है। और इस भाग के अंदर नदियां अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदलती है। इस भाग में नदियां क्या करती है? अपना रास्ता बदलती है। तो रास्ता बदलने के कारण इस भाग में बाढ़ क्या आती है? बाढ़ अधिक आती है। नदियां रास्ता बदलती है और रास्ता बदलने के कारण बाढ़ अधिक आती है। और बाढ़ अधिक आती है तो उससे क्या होता है? जान और माल का नुकसान। जैसे रास्ता बदलने के लिए सबसे कुख्यात नदी यहाँ की कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी जो है अपना मार्ग बदलती है और मार्ग बदलने के कारण बिहार के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है ना? तो इसी के कारण यहाँ पर फसल वगैरह को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर देखो नंबर 3 है, इसको बोलेंगे अपन निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान। ठीक है? अब निचला गंगा का मैदान के अंदर क्या है? बिहार के बाद देखो, इसके बिहार के आगे वाला भाग में एक तो पश्चिम बंगाल में रहेगा दार्जिलिंग प्लस बंगाल की खाड़ी तक पूरा भाग हो गया, बंगाल की खाड़ी तक। तो बंगाल की खाड़ी तक बांग्लादेश आ गया और बांग्लादेश के साथ में अपना पश्चिम बंगाल इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा आ गई, छोटा नागपुर का पठार आ गया, इस क्षेत्र तक इसका विद्यमान है। और दूसरी बात, गंगा जो है इस क्षेत्र में पानी की स्पीड क्या होती है? पानी की स्पीड कम हो जाती है उनसे, पानी की स्पीड कम होती है और नदी का जल क्या कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है? और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती है भाई? डेल्टा बनाती है। ठीक है? डेल्टा, डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, ये सुंदरवन का डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल और कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ज्यादातर भाग इसका बांग्लादेश में। तो इसमें आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इसी के अंदर मिल जाती है, तो ये इसका निर्माण करती है। साथ में महानंदा, तीस्ता नदी, दामोदर नदी, ये भी इसके क्षेत्र में क्या आती है? प्रवाहित होती है। ठीक है ना? इसके कारण यहाँ का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। इस मैदान की उत्पत्ति जो है कैसे हुई? राजमहल की पहाड़ियों से। उत्पत्ति राजमहल की पहाड़ियों से हुई। राजमहल, बिहार में पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। और एक है आपका मेघालय का पठार। इन दोनों क्षेत्रों से नदियों ने क्या किया भाई? अपरदन किया और अपरदन करके इस आसपास वाले भाग के अंदर मिट्टी का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से ये निचला गंगा का मैदान आ गया। उसके बाद में देखो गंगा के मैदान के बाद में गंगा को 3 भागों में बांट दिया। सिंधु का हो गया, सिंधु के बाद में गंगा का हो गया। अब अगला जो मैदान है वो आपका आ जाएगा कौन सा? एक नदी बच गई, कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस ब्रह्मपुत्र का मैदान अब अगर आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश मानसरोवर के अंदर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चेमायानुंग ग्लेशियर। तो
इस चेमा यांगोंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, इसका नाम होता है सांगपो नदी। कौन सी नदी है? सांगपो नदी। सांगपो नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आ गई है तो यहाँ का नाम होगा इसका दिबांग नदी। ये आ गई सब में, इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से ये आ गई आपकी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो है इसका नाम हो गया आपका जमुना नदी। कौन सी नदी होगी? जमुना नदी। अब जमुना नदी आगे कहां पर मिलेगी? गंगा में मिलेगी। गंगा प्लस जमुना, तो इसका नाम हो गया आपका मेघना नदी। मेघना नदी। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का ये पूरा क्षेत्र है। तो मैंने मुख्य रूप से अपने भारत के अंदर जो इसका भाग है वो आपका कहाँ पर आता है? अभी असम के अंदर आता है। मैं असम में है और थोड़ा बहुत भाग इसका किसमें आ जाता है? मेघालय के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी खासियत क्या है? देखो, ये अपने भारत के असम राज्य में, असम और मेघालय, इन दोनों राज्यों के अंदर इसका मैदान पाया जाता है। तो इसमें जैसे मान लो ये वाला भाग अपने पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। अब पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार से ये सांगपो नदी भी बहती है। यहाँ पर एक पहाड़ है नामचा बरवा, नामचा बरवा, इसके अंदर ये गोद बनाकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये वाला जो भाग है अरुणाचल प्रदेश का है, और फिर ये वाला भाग जो है पूरा का पूरा ये क्या आता है? असम का भाग है, यह असम है, ये थोड़ा मेघालय है। तो ये वाला भाग जो है पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है ना। तो असम राज्य के अंदर मुख्य रूप से ये मैदान पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस ब्रह्मपुत्र के दोनों साइड के अंदर क्या घाटियां पाई जाती है, ठीक है, और टीले पाए जाते हैं। टीले पाए जाने के कारण यहाँ पर उपजाऊ मैदान पाया जाता है, और उपजाऊ मैदानों के अंदर मुख्य रूप से खेती की जाती है। एक तो कपास की, सॉरी, एक तो चावल की खेती होती है और एक खेती होती है आपकी जूट की। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। असम के अंदर भी चावल होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन भी कौन करता है? पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन अपने मेघालय, असम वगैरह क्षेत्र में भी इसका जूट वगैरह का उत्पादन हो किया जाता है मुख्य रूप से। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत क्या है? देखो, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस नदी पर एक द्वीप बनता है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप है, ये अपने भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या कौन है? 2। इस पर बीच में स्थित माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र के अंदर। जैसे मान लो डोगरी से सादिया से डोगरी के बीच में, सदिया या सादिया, सादिया से डोगरी के बीच में, सादिया से डोगरी के बीच में क्या है? NH, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है? 2। और इसी पर एक द्वीप है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है ये भी अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर कई प्रकार के तटबंध भी पाए जाते हैं, बिल पाए जाते हैं, बहुत दलदली भूमि, सघन वन भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। साथ में यहाँ पर मिट्टी की जो पहाड़ियाँ हैं, मिट्टी की पहाड़ियों को मेघालय के पठार से अलग करने का काम भी कौन करता है? ब्रह्मपुत्र नदी ही करती है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में या असम के जिलों के अंदर उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल है, जूट है, चाय है, इन सभी का उत्पादन इनके अंदर मुख्य रूप से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट,
अपने भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान है उनके अंदर ये गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का हो गया, सिंधु का मैदान हो गया। ये 4 प्रकार के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर अगर इनके भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो थोड़ा सा वो भी अपन देख लेते हैं। इसका भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण इसमें देखो 4 नाम आते हैं। देखो समझ लो, सबसे पहले आता है भाबर, एक आता आपका तराई, तीसरा आता आपका बांगर, फिर आता 4 नंबर खातर। ठीक है, ये 4 भाग है। भापर क्या होता है? भापर देखो मैं यहाँ पर एक लाइन समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो नदी किसी पहाड़ से निकली, इस प्रकार से कोई पहाड़ है। अब इस पहाड़ से निकलने के बाद में जब नदी यहाँ से बहती है तो पानी का वेग क्या होता है? कम। लेकिन जैसे जैसे ढाल कम हो जाएगा, ढाल कम हो जाएगा तो पानी की स्पीड भी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ से नदी जब बहती है तो इसके साथ में बड़े बड़े शिलाएं क्या आती है? नदी के साथ में आती है स्पीड में। जैसे इसका भाव हुआ, नदी इन पत्थरों को अपने साथ ले जाने में क्या होती है? असक्षम। इसलिए वो एक विशेष क्षेत्र में नदी क्या करती है? पत्थरों को क्या करती है? जमा कर देती है। अब जमा होकर पत्थर होता है ऐसे। अब जमा होने के कारण नदी का पानी जो है पत्थरों के नीचे से बह रहा है, मतलब अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? जहां नदी का पानी दिखता नहीं है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? भापर बोलते हैं। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर ये नदी भूमिगत रूप से बहती है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में जब ये कंकड़ पत्थर जमने के पूरे हो जाते हैं तो नदी का पानी वापस क्या होता है? दिखने लग जाता है। और दिखने लग जाता है, साथ में दिखने के साथ में क्या होता है कि इस भाग के अंदर नदी का पानी फैल जाता है, जिसकी वजह से एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, कीचड़ वाला क्षेत्र बन जाता है। इस कीचड़ वाले क्षेत्र या दलदली क्षेत्र को कहा जाता है तराई। मतलब ऊंचाई वाले भाग में पहले भापर आ गया, फिर तराई आ गई। तराई के आगे वाले भाग में क्या पाया जाता है? जब ये मैदानों में आ जाती है तो इस भाग के अंदर बांगर पाए जाते हैं। बांगर का मतलब होता है बांगर के कण मोटे होते हैं और साथ में इसमें वर्षा का पानी जो है हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये थोड़े कम उपजाऊ माने जाते हैं। ठीक है ना? बांगर और बांगर के बाद में खादर जब एकदम से कम स्पीड हो जाती है नदी की तो वहां पर क्या पाए जाते हैं? खादर, नवीन फ्लोट कहते हैं इनको, सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये 4 प्रकार भौगोलिक वर्गीकरण का मैदानों के अंदर 4 आ जाएगा: भापर, तराई, बांगर और खादर। उम्मीद है आप लोगों को ये उत्तर का जो विशाल मैदान है समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर अपन भारत का अगला एक नया टॉपिक कल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।